जय हिंद, जय भारत। मैं हर्षराज सिंह चौहान। आज पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पढ़ने से पहले हम एक मोटिवेशन लेंगे। कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, उन्हें सुने। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, कि भाई मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, मेरे पास में पैसे की कमी है। तो किसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो उसके लिए अ पर्सन हु डजंट मेड मिस्टेक हैड नेवर ट्राइड टू लर्न अ न्यू थिंग। तो व्यक्ति जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं किया। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, आप सभी स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाओं से परिचित हैं। इससे पदार्थ की अवस्थाएं। अगर मैं फॉर्मली आपको पूछूं तो आप कहोगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप कहोगे सर सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप सही कह रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं। लेकिन हम यहाँ पर 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो आपके, जैसे कि आप सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों से परिचित है वो कौन सी है? सॉलिड का मतलब ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा प्लाज्मा। फिफ्थ बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे कि सॉलिड के बारे में हम जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, कि अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास में हैं तो वो आप क्या कहलाता है? सॉलिड। अगर पार्टिकल मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ सॉलिड है, ठोस है, कोई चीज़ लिक्विड है, कोई चीज़ गैस है, हम इसे आम भाषा में किससे जानते हैं? सॉलिड का मतलब वो जो ठोस प्रकार की चीज़ होगी और कठोर होगी, बिल्कुल पत्थर जैसी। लिक्विड का मतलब उसको आपने बाल्टी भर के फेंक दिया तो वो बह के चली जाएगी, वो आपका लिक्विड। और गैस का मतलब कि वो हवा के रूप में। तो जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर का मतलब उसका छोटा से छोटा रूप, छोटा से छोटा कण। जैसे कि आप ईंट को तोड़ते हो तो उसको छोटा से छोटा करोगे, बिल्कुल आपको बारीक मिट्टी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर जो पार्टिकल्स शब्द का, कण शब्द का यूज कर रहे हैं, उसका छोटे से छोटा रूप, बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप लेवल पर। अब लिक्विड में क्या होता है कि एक जो उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मतलब पदार्थ के कण, क्या होता है उसमें दूरी होती है। और जो गैस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा दूरी होती है। आप कहोगे कि सर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस बता रहे हो, ये तो हम जानते हैं। आप प्लाज्मा बताओ कि सर प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। हम यहां से शुरू करेंगे और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तक पहुंचेंगे। पहले परिचय करा दूं प्लाज्मा का। जैसे कि सूर्य होता है आपके, सूर्य में प्लाज्मा पाई जाती है। किसमें? सन में। किसमें? सन। तो सन में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होती है। जब कोई गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हीट, प्रेशर, मिलियंस ऑफ टेम्परेचर गेन करते हैं, तो वह किसमें चेंज हो जाते हैं? प्लाज्मा में। मतलब आयन हो जाते हैं, आयन में चेंज हो जाते हैं और आयनाइज्ड गैस बन जाते हैं। कहने का मतलब जैसे कि आपके पास में कौन सी गैस है? H2 गैस। H2 गैस का मतलब हाइड्रोजन की गैस। हम सब जानते हैं कि सन के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ने से क्या बनता है, हीलियम बनता है, और उसका कुछ मास होता है, किसमें चेंज हो जाता है, एनर्जी में, और वही एनर्जी जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, बराबर। तो जब मिलियंस ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई क्या, और प्रेशर भी हाई, मिलियंस ऑफ टेम्परेचर, अगर प्रेशर के तो मिलियंस ऑफ बार में प्रेशर को बार में नापा जाता है क्या, तो उस वक्त आपका जो हाइड्रोजन है क्या, वो आयनाइज्ड हो जाता है। आयन देखो आपको भी असर के आयन का मतलब क्या होता है, कि आयन का मतलब जब, जैसे आपने किताब में पढ़ा कि एटम शब्द पढ़ा, तो कभी भी अगर एटम शब्द पढ़ा तो आप न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। न्यूट्रल एटम का मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या है उतना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। लेकिन जब आयन की बात करते हो तब, जैसे अपन नॉर्मली जानते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, और उसके जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, सिंगल प्रोटॉन होता है। तो कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन को आपको आयनाइज करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तो किसमें, उसको क्या कहेंगे अपन, आयनाइज्ड हाइड्रोजन। तो ये प्लाज्मा हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, देखो हम एनर्जी के टर्म में बात करें कि भाई सॉलिड होता है वह, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के असर दूर होते हैं, गैस के बहुत बहुत दूर होते हैं। लेकिन इनिशियली अंतर क्या होता है इनमें, अंतर यह होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, किसके, सॉलिड के, तो इनके हर पार्टिकल्स के पास में अपनी एक एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है। कहने का मतलब कि हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करता है। मतलब जैसे कि ये सॉलिड का पार्टिकल है तो बहुत ही कम वाइब्रेट कर रहा है, इसमें ज़्यादा और इसमें ज़्यादा। आप पूछोगे सर वाइब्रेशन आप रिलेट कर रहे हो इसमें, देखो आपको समझाता हूँ। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं अपने पोजीशन में बिल्कुल ही हल्का सा वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। अब ये कहलाता है उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब, सर पूछेगा, आप पूछोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अगर कोई चीज़ मोशन में आ जाए, चाहे पार्टिकल आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, या फिर कार मोशन में आ गई, उसको हम क्या कहेंगे, उसने काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया। तो उसी प्रकार ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस के पास में। अब हम जैसे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से गैस पढ़ेंगे, गैस से वापस रिवर्स में सॉलिड पढ़ेंगे। तो जब कोई चीज़ सॉलिड से गैस में चेंज होती है, गैस से सॉलिड में चेंज होती है, लेकिन हम अगर बात की मूल में जाएं तो रियल में क्या होता है, होता ये कि हम हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हम एग्जांपल यहाँ पे बर्फ वाला लेंगे, जैसे कि ये क्या है, बर्फ है, बर्फ, पानी और वाष्प, बराबर। इनमें अंतर क्या है, आपने हीट दी, हीट कहाँ गई, इन पार्टिकल्स के पास में गई, इन्होंने पार्टिकल्स ने क्या, एनर्जी को गेन किया और वाइब्रेशन शुरू कर दिया। जैसे वाइब्रेशन शुरू कर दिया, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को मतलब आपस में धक्का मारा, तो इनके बीच में गैप बढ़ गया, तो बर्फ को गर्म किया, पानी बना। अब उस पानी को भी आपने फर्दर गर्म किया तो गैस में चेंज हो गया। इनिशियली उनकी रैंडमनेस चेंज होगी, जिसको आप, ये जो टर्म है इसको कहते हैं अपने, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। अगर सिंपल भाषा में समझें तो एक बात आप दिमाग में उतार लो, जो चीज़ ठंडी है उसके पास एनर्जी नहीं है, और जो चीज़ जितनी गर्म है उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी है। आप कहोगे कि सर वाटर वेपर तो गर्म नहीं होती है, कि जैसे कि आपने फ्रिज में से बोतल निकाली, हाँ मैं मानता हूँ वाटर वेपर है, जैसे कि आपने कुकर के अंदर आप जैसे खिचड़ी बना रहे हो तो वाटर वेपर चिपक जाती है, और अगर आप तुरंत उसका ढक्कन खोल दो तो वाटर वेपर आपके चेहरे को भी जला सकती है। तो कहने का मतलब जो वाटर वेपर है, क्या वाटर वेपर बोले तो वाष्प, तो
वह बहुत गर्म होती है, लेकिन हर वक्त गर्म नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल दूं, आपने बोतल निकाली फ्रिज में से और टेबल पर रख दी, उसके ऊपर क्या हो गया, पानी की बूंदें जमा हो गई। तो आप पूछोगे कि सर अगर वाटर वेपर गर्म है तो वातावरण में तो ठंडा लग रहा है हमें, वहां पर तो गर्म नहीं है। तो इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक बार आपने वाटर वेपर की बढ़ा दी, वो वाटर वेपर कहाँ वातावरण में घूम रही है, लेकिन वो गर्म फॉर्म में नहीं है। क्या वो इनिशियली आपके रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन जैसे ही उन्हें क्या मिला, ठंडक मिली, वापस रिलेट करो, ठंडा का मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है, गर्म का मतलब उसके पास में, मतलब कि वो गैस फॉर्म में उसके पास एनर्जी है। तो जब आपने एयर की एनर्जी को छीन लिया, मतलब वाटर वेपर हवा में घूम रहा था, उसकी एनर्जी किसने छीन ली, ठंडी बोतल ने। तो ठंडी बोतल ने जब एनर्जी छीन ली, वो किसमें चेंज हो गया, पानी में। बराबर। तो हमने समझा, आज क्या समझा कि आज सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा हमने कि सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। गैस क्या होते हैं, जिनमें डिस्टेंस होती है, मतलब लिक्विड में डिस्टेंस होती है और गैस में सबसे ज़्यादा फर्दर डिस्टेंस होती है। उसके बाद में पढ़ा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, तो व्हाट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच when a gas acquires millions of temperature and millions of bars of pressure, that atom changes into ionized ion form, in which we can say that this type of phenomena was seen on sun. तो कहने का मतलब हिंदी मीडियम, जैसे हिंदी जो बच्चे हिंदी समझते हैं उनके लिए, कि अगर कोई गैस बहुत ज्यादा तापमान, मिलियंस ऑफ टेम्परेचर और मिलियंस ऑफ बार में प्रेशर गेन करती है गैस, तो आयनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और आयनाइज्ड गैस फॉर्म क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आप पूछोगे सर ये रह गया, ये समझते हैं कि भाई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, आपको एक सर ये नाम सुना सुना लग रहा है, हमारे भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के द्वारा कोलेब्रेशन में ये थ्योरी दी थी गई थी कि आपने भाई चौथी स्टेट बताई और इन्होंने बताई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर इन्होंने जो पदार्थ की अवस्था बताई है, तो वो पदार्थ की अवस्था अभी तक थ्योरी में है। थ्योरी में मतलब कि एक होता है सिद्धांत, एक होता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। जैसे कि हम सिद्धांत की बात करें तो ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या कहती है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, in the whole universe, object A and object B, it doesn't matter what the distance between them, it may be infinitive, the point A point B at have a force of attraction between them which is called gravity, which is can be shown by the equation G is equal to the mass of both ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि आपकी ग्रेविटी। हिंदी में समझे तो अगर पिंड ए है और दूसरा पिंड बी है, वह दोनों कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकते हैं, चाहे वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्यों नहीं हो, पिंड ए पिंड बी को अट्रैक्ट करेगा, किस बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, जो कि आपके किसके बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के द्रव्यमान के गुणा और नीचे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी डी, डिस्टेंस डी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया ग्रेविटेशन, m1 इंटू m2 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ये तो हो गई आपकी ग्रेविटी। तो हम चल रहे थे अपने किस टॉपिक पे,
स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने प्लाज्मा समझा, क्या समझा, ये वाष्प समझी, और अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार अगरबत्ती जो होती है उसकी खुशबू आप तक तुरंत तुरंत आ जाती है, लेकिन अगर आप पानी के अंदर हो, क्या, जैसे कि एक मछली होती है, वो किस प्रकार अपने शिकार को ढूंढती है। जैसे कि हम हैं टेरेस्ट्रियल जीव। टेरेस्ट्रियल जीव का मतलब कि जमीन पर रहने वाले जीव। जैसे कि आपके टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर ही हम पढ़ रहे हैं कौन सा, पहले हमने पढ़ा कि भाई इनका इंट्रोडक्शन लिया कि वो गैस क्या होती है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, बॉक्स आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, प्लाज्मा क्या होती है। तो उसी प्रकार हम अब समझेंगे कि इन स्टेट्स ऑफ मैटर में इनिशियली डिफरेंस क्या होता है। इनिशियल डिफरेंस का वापस हम डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया सॉलिड जो कि पार्टिकल्स पास पास में है, लिक्विड पार्टिकल्स दूर हैं बनिस्पत किसके, सॉलिड के, और गैस में बहुत ज्यादा दूर है। बराबर। जैसे कि आपने इस रूम में अगरबत्ती लगाई उस कोने में, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके बीच में गैप बहुत कम है, बहुत कम का मतलब बहुत ज्यादा कम। इसके अंदर गैप है थोड़ा बहुत, और इसमें बहुत गैप है। तो अगर कमरे के किसी कोने पर अगरबत्ती जलती है तो उसके अंदर जो स्मेल है वो कहाँ जाएगी, पहले आपके इसके बीच में मौजूद गैप में, क्या। तो हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पर रहने वाले जीव हैं, जैसे ही इस रूम, ये रूम है एग्जाम्पल के, हमने इंटर हुए तो हमको सुगंध तुरंत आ जाएगी। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसके पास में, पार्टिकल्स ऑफ गैस के पास में, कणों के पास में। तो जैसे ही जो एसेंस है, एसेंस का मतलब होता है खुशबू, किसकी, अगरबत्ती की। तो अगरबत्ती की एसेंस को पूरे कमरे में फैलाने का काम किसने किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल वर्ड्स में चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी मतलब ऊर्जा, वो वाइब्रेशन वाली, मतलब इसके पार्टिकल स्थिर है, वाइब्रेट करें बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे हल्का सा, इसके ज्यादा उसके सबसे ज्यादा। तो उस एसेंस को भाई पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या धक्का मार मार के उस एसेंस को पूरे कमरे में फैला दिया। जैसे कि अगर इस कमरे में गुलाब के फूल किसी कोने में रख दिए जाएं तो आपके पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ जाएगी। तो लिक्विड है, अब लिक्विड में जैसे कि मछलियाँ होती हैं, वो शिकार कैसे करती हैं। जैसे कि लिक्विड है, ये रही आपकी मछली पानी में तैर, आपने यहाँ पर कोई भोजन डाला। देखो अगर आपने भोजन डाला तो आंखों से उसको दिख जाएगा, मछली की भी आंख होती है, लेकिन मछली आंख से नहीं देख रही है, और आपने कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म में कोई ऐसी चीज डाली क्या, जिसकी स्मेल दूर दूर तक फैल रही। जैसे कि कोई रोटी डाली, या फिर लिक्विड के फॉर्म में कोई मरा हुआ पशु पानी में गिर गया, क्या। तो मरे हुए पशु क्या होते हैं, उसके अमोनिया, ऐसी कई सारी गैसें, कई सारे ऐसे पदार्थ जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मरने के बाद में उस जीव में वो पानी में फैल जाते हैं। तो दूर से मछली, जब मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि जो वाइब्रेशंस होते हैं पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होते हैं गैस में, इसमें कम होते हैं, तो मछली तक खुशबू मतलब उसकी पहुंचने में मतलब कि थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही जो फिश होती है वो क्या करती है, जैसे ही इसके पास में इसकी स्मेल, मतलब जैसे जैसे हम हवा में श्वास लेते हैं, एयर इन की, एयर आउट की, तो जब हवा में श्वास लेते हैं तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इस कमरे में आप एंटर हुए, तुरंत आपने जैसे सांस ली तो आपके नाक में क्या है, अगरबत्ती की खुशबू, गुलाब की खुशबू आई। उसी प्रकार आपको पता है कि मछली कैसे सांस लेती है, गिल्स से। जो काम हम धरती पे कर रहे हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो ये है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इनका सिस्टम होता है कि मुंह से श्वास लेना और गिल्स से छोड़ना। तो उस वक्त छोड़ते वक्त इनके गिल्स होते हैं इसमें, जैसे कि अपने श्वास, नाक में सेंसर्स लगे हुए हैं कि पता लग गया कि सुगंध, ऐसे इनके क्या है, गिल्स में सुगंध पहचानने के लिए, स्वाद पहचानने के लिए इनके सेंसरी नर्व्स होती हैं इनके, जो सेंस करती हैं। तो जैसे इसने सेंस किया कि वहां पर कोई भोजन पार्टिकल है तो वो वहां तक पहुंच जाएगी। हाँ, हम जगह जमीन पर रहने वाले जीव बहुत ही जल्दी उसको एक्वायर करते हैं, बहुत ही जल्दी उसको कैप्चर करते हैं, लेकिन आपका मछली है, इनको थोड़ा समय लगता है। वही सिद्धांत कौन सा, काइनेटिक एनर्जी वाला, वही थ्योरी यहां पर लागू हो रही है, उसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस।
जैसे कि आपका ये रहा सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई चीज सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाए, मतलब ठोस से कोई चीज तुरंत गैस में परिवर्तित हो जाए, और इस बीच वाली चीज को, जैसे आप जानते हैं कि बर्फ से पानी बनता है और पानी से गैस मतलब वाष्प बनती है, लेकिन अगर बर्फ से सीधा गैस बन जाए क्या, तो हम उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। वैसे ऐसा होता नहीं है। ऐसा किस में होता है, कपूर में, जो कि आप भगवान की पूजा करते थे अपन जलाते हैं तुरंत, हो उसको क्या कहते हैं अपन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अगर कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, मतलब बर्फ को आपने पिघलाया और लिक्विड में चेंज हो गया, कैसे, उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग, मतलब पिघलना, मेल्टिंग। हमने लिक्विड से गैस में चेंज किया। अगर गैस से कोई चीज लिक्विड में चेंज हो जाए क्या, जैसे कि आपने वो बर्फ, जैसे आपने फ्रिज से बोतल निकाली, उसके चारों तरफ पानी जमा हो गया, तो पहले क्या वाष्प कहाँ थी, हवा में, तो हवा में मौजूद वाष्प किस पे चिपक गई, बूंदों के फॉर्म में, किस पे, उस ठंडी बोतल पर, वो क्या कहलाएगा हमारे, कंडेंसेशन। कि गैस का किस में बदलना, वाष्प का वापस पानी में बदलना। अब जैसे सॉलिड से लिक्विड बना, अगर लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन जाए, कैसे बनेगी, जैसे कि सर हमने पानी लिया और पानी को रख दिया फ्रिज में, तो वो बर्फ बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, हो गया मेल्टिंग, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, सॉलिडिफाई। तो ये डायग्राम आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझा, और जैसे कि आप देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको सिंपली समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको एक चीज समझे कि सर कोई चीज डायरेक्ट लिक्विड स्टेट को जंप करके सीधा किस में चेंज हो जाए, गैस में, सर तो ये कौन सी चीज है, तो एक तो कपूर। कपूर कौन सा, भगवान की पूजा में काम आता है। ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, और एक गैस। ये कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होता है, सीधा गैस में चेंज होता है। अगर कपूर आप जलाओ तो उसके ऊपर आप एक कटोरी रख दो क्या, तो कटोरी रख दो तो आग बुझ जाएगी, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा गैप रखना नीचे, तीली रख के एक दो तीन, ताकि गैस से वो जलता रहे। उस कटोरी के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, जैसे कि आपने कटोरी रखी और अंदर कपूर जल रहा है, और थोड़ा आपने ऑक्सीजन आने के लिए उसके लिए थोड़ा गैप छोड़ा, तो उस कटोरी के ऊपर वाइट वाइट कपूर वापस जम जाएगा, तो वह गैस से वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो व्हेन अ मैटर, ऑब्जेक्ट changes into solid to gas and jumps a state of matter, liquid, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।